RGSY फंड श्री जगदीप मर्चेंट का एक प्रयास। मेरा नाम जगदीप मर्चेंट है और अक्सर मुझे जगदीशा वारसी कह के पुकारा जाता है। आपके सामने गरीब सशक्तिकरण योजना का एक मुसद्दा रखने जा रहा हूं। उसके पहले आपसे विनती है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया आयुष्मान भारत का ये वक्तव्य ध्यान से सुने। और मुझे विश्वास है कि ये टीम अब और अधिक ताकत से और अधिक समर्पण से काम करेगी, क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री उनके पीछे लगे रहते थे, लेकिन अब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद उनके साथ है। और जब 50 करोड़ गरीबों के आशीर्वाद इस टीम के साथ हो, गांव में बैठी आशा वर्कर भी जी जान से इस काम को पूरा करने में लग जाएंगे, इसको यशस्वी बना करके रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। साथियों, गरीबों को आरोग्य का ये जो सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है, उसे समर्पित करते हुए मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं। योजना तो अच्छी है, हर किसी के लिए है, लेकिन क्या कोई अस्पताल का उद्घाटन करने जाए और ऐसा कह सकता है कि आपकी अस्पताल भरी रहे? कोई नहीं कह सकता। मैं तो अस्पताल के उद्घाटन करने जाऊंगा तो कहूंगा कि आपकी अस्पताल हमेशा खाली रहे। आज आयुष्मान भारत योजना का आरंभ करते समय भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। किसी की जिंदगी में ऐसे बुरी अवस्था नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए भी, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। भाइयों बहनों, गरीबी हटाओ के नारे देश आजाद हुआ तब से हम सुनते आए हैं। गरीबों की आंख में धूल झोंकने वाले, गरीबों की नाम की मालाएं जपते रहने वाले लोग अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिंदुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। उन्होंने गरीबों के संबंध में सोचने में गलती की। ये मूलभूत गलती ने देश को आज भुगतना पड़ रहा। उन्होंने यही सोचा कि गरीब कुछ न कुछ मांगता है, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। गरीब जितना स्वाभिमानी होता है, शायद उस स्वाभिमानी को नापने की आपके पास कोई तराजू नहीं है। मैंने गरीबी को जिया,
मैं गरीबी से पल बढ़ करके निकला हूं। मैंने गरीबों के भीतर के स्वाभिमान को जी भर के जिया है। वही स्वाभिमान है जो गरीबी से जूझने की ताकत भी देता है, गरीबी के हालत में भी जीने की ताकत भी देता है। लेकिन न केस ने कभी गरीब के स्वाभिमान को समझने का प्रयास, न गरीब के सपनों को साकार करने के लिए उसके इरादों को समझने की कोशिश की। और इसलिए हर चुनाव में टुकड़े फेंको, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर लो, यही खेल चलता रहा। हमने बीमारी की जड़ को पकड़ा है। देश गरीबी से मुक्ति की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी अभी आपने नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत का विवरण सुना, जिसमें देश के 11 करोड़ परिवार, अंदाजन 50 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे और नरेंद्र मोदी का निर्धार सुना कि गरीबी सशक्तिकरण होके रहेगी। संपूर्ण गरीबी निवारण के लिए विश्व भर में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद का प्रयोग किया गया, परंतु यह सब अभी निष्फल है, क्योंकि अभी समाज में वैर झेर, युद्ध, अशांति और भूखमरी फैली हुई है। इस सब का उपाय सिर्फ मोहब्बतवाद है और वो कैसे काम करेगा ये हम आगे देखेंगे। यह सिर्फ मोहब्बत का ही उदाहरण है कि विश्व के जाने माने उद्योगपति वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स ने अपने कॉरपोरेट के शेयर्स गरीबों को देने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसको गिविंग प्लेज नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में 20 देश और 2000 कंपनियां इसमें जुड़ी हुई है जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहेगी। कानूनी तौर पे और मोहब्बत से जो काम किया जाता है उसमें काफी अंतर रहता है, फिर भी हम कानूनी तौर पे और मोहब्बत से ये गरीबी उन्मूलन का प्रोजेक्ट पूरा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थावरचंद जी गहलोत जो सोशल मिनिस्टर थे और श्री नरेंद्र मोदी जो राजकोट में आए थे, उनके सामने राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण योजना फंड का मुसद्दा रखा था, जिसमें भारत के 11 करोड़ परिवार रुपया 6 लाख का फंड और मासिक 5,000 पेंशन मिलने के पात्र रहने वाले थे। इस योजना को थावरचंद गहलोत जी ने बहुत अच्छा बनाया और मुझे आश्वासन दिया कि यह योजना कैबिनेट में रखी जाएगी। और मुझे 1 साल बाद पता चला कि 11 करोड़ परिवार का लिस्ट तैयार हो गया। आयुष्मान भारत का एक प्रथम चरण समाप्त हुआ। आइए देखते हैं राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण योजना फंड कैसे काम करेगी और इनसे किनको किनको फायदा पहुंचेगा। ये जानने के बाद लोगों के सामने यह प्रश्न उठेगा कि इतने सारे रुपए आएंगे कहां से, किस तरह आरजीएसवाई फंड की पूंजी बन सकेगी। कॉर्पोरेट जगत की पूंजी से 10%, देश के सामाजिक बजट के खर्चे से 10%, सभी मिलकतों की खरीदी के 10%, आयकर माफी वाले बॉन्ड के जरिए, गरीबों के लिए विदेशी मदद के जरिए, बजट में बिन वपराई योजना के फंड के जरिए। यह फंड गरीब सशक्तिकरण के लिए होगा और जो करीब 66 लाख करोड़ का होगा। यह इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ट्रस्ट द्वारा चलाया जाएगा, जिसके ट्रस्ट में संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा कॉर्पोरेट बैंकिंग समूह और सेबी के नॉमिनी रहेंगे, जो फंड का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। सबसे महत्व की बात यह है कि इस योजना से गरीबों के स्वाभिमान को आहत करने का और गरीबों का राजकीय शोषण भी खत्म होगा। मदद के टुकड़े फेंकने के बजाय गरीबों को
भारत के अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार से जोड़ देने का ही एकमात्र उपाय है। जो 11 करोड़ गरीब परिवारों को इस योजना से जुड़ने से मिलेगा। जो 11 करोड़ गरीब परिवार इस फंड में सम्मिलित है, वो ये फंड के अंदर निःशुल्क मेंबर बने रहेंगे। भारत की कॉर्पोरेट पूंजी के 2% सालाना 5 वर्ष तक यानी कुल 10% 5 साल में देने का प्रावधान होगा। कंपनी कानून के CSR के प्रावधान को बदलने से यह संभव होगा। देश के सामाजिक बजट के खर्च के 10% ग्रांट के तौर पे इस फंड को प्राप्त होगा। सभी मिलकतों की खरीदी के 10% RGSY फंड के बॉन्ड द्वारा मिलने का प्रावधान होगा। इस तरह मिलकत की खरीदी में व्याप्त काले धन के कुछ अंश को गरीबी निवारण के अभियान में उपयोग में लिया जाएगा। संपूर्ण गरीबी निवारण के लिए विदेशी ग्रांट तथा लोन के जरिए जो राशि प्राप्त होगी, इससे यह फंड बनेगा। सालाना बजट के प्रावधान से जो खर्च ना किया गया हो, उस रकम के कुछ अंश को इस फंड में देने का प्रावधान होगा। सदस्य अपनी बचत और गोल्ड बॉन्ड वगैरह से जल्द रुपया 6 लाख की मर्यादा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिससे मासिक 5,000 पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह यह RGSY फंड में 5 से 7 साल में करीबन 66 लाख करोड़ इकट्ठे होंगे और हर एक परिवार 6 लाख फंड के गारंटी फंड के मालिक बनेंगे। अब प्रश्न यह है कि भारत का कॉर्पोरेट जगत क्यों इस योजना में अपना योगदान देगा। CSR का खर्च मुनाफे के 5% तक करने का प्रावधान करने के बाद कॉर्पोरेट जगत को 15 या 10 साल तक इस खर्च को न करने के लिए शर्तीय माफी मिल सकती है, जिससे कॉर्पोरेट का कैश फ्लो बढ़ेगा और नए उद्योग बनेंगे। कंपनी को RGSY फंड में अपने योगदान करने के निर्णय से कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत मिल सकेगी। कंपनियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 10 साल में एक बार माफी मिल सकेगी। इससे कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत होगी और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्था से कर्ज लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ताकि नए प्रोजेक्ट एवं विस्तृतीकरण हो सकेगा। राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण योजना फंड के लाभ सरकार, आम जनता, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी, कोऑपरेटिव और क्लस्टर डेवलपमेंट, शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर तथा NPA, मिलकत की खरीदी में काले धन का उपयोग रोकना, सरकारी सब्सिडी और बजट घाटे में कमी, रोजगार, स्वास्थ्य और कुपोषण, शिक्षण, लघु और मध्यम उद्योगों को क्या इससे फायदा होगा। 50 करोड़ गरीब लोगों की बढ़ी हुई आवक से और बढ़ी हुई बचत से भारत का ग्रोथ वृद्धि चक्र जल्द से जल्द घूमेगा। दूसरा, सरकार के 10 साल के बाद बजट के सामाजिक खर्च में भी कमी होगी। नक्सली और कश्मीर प्रदेशों के लोगों में शांति बनाए रखने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। विदेशी पूंजी और मुद्रा स्थायी तौर पे भारत में आएगी। 11 करोड़ गरीब परिवारों के अधिक उपार्जन से और कार्यशीलता से अर्थतंत्र को लाभ होगा। आयकर माफी वाले बॉन्ड के जरिए काले धन का इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होना शक्य होगा। सामाजिक योजनाओं में भ्रष्टाचारों में कमी आएगी। नक्सली तथा कश्मीर प्रदेश में लोगों में शांति बनाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK भी भारत में सम्मिलित हो जाएगा और बिना गोली चले POK भारत में होगा। आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। योजना से 6 लाख रुपए की गारंटी फंड और मासिक 5,000 की अतिरिक्त आय बन सकेगी। इस योजना से स्वास्थ्य, दुर्घटना वगैरह से संपूर्ण बीमा कवच से तुरंत मदद मिलेगी। कोऑपरेटिव और क्लस्टर से रोजगार, उद्योगों, उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन मिलेगी। युवा सदस्यों को आर्थिक सहायता की वजह से
व्यावसायिक उच्च शिक्षण मिलेगा। कॉर्पोरेट जगत को क्या फायदा होगा? इस योजना से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट कंपनी को 5% CSR के खर्च में से मुक्ति से नकद भंडोल बढ़ेगा। लंबी अवधि के कैपिटल गेन टैक्स से 10 साल में एक बार माफी मिलेगी, जिससे कंपनियों की कर्जा लेने की क्षमता बढ़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स के 10% भुगतान सरकार को न देते हुए नकद भंडोल बढ़ा सकते हैं और यह रकम बिना ब्याज के 5 साल की अवधि में लोन में गिनी जाएगी। एग्रीकल्चर से क्या फायदा होगा? खेती में दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा। कोऑपरेटिव और क्लस्टर तरीके से 10 से ज्यादा परिवार मिलकर हाईटेक कैपिटल इंटेंसिव खेती करके आवक में वृद्धि करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या फायदा होगा? RGSY फंड जो 66 लाख करोड़ की पूंजी से बनेगा, वह इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पूंजी लगाएगा, जिससे बड़ी योजनाएं जैसे कि इंटरलिंकिंग रिवर योजना इत्यादि संभव होगा। काले धन का भी इस योजना द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ मिलेगा। कोऑपरेटिव और क्लस्टर कैसे बढ़ेगा? इस योजना में 10 से अधिक परिवार संयुक्त खाते से बड़ी रकम की गारंटी प्राप्त कर सकेंगे और मध्यम कक्षा के उद्योगों में अपने परिवार के नौजवानों को रोजगार प्राप्त करवा सकेंगे। शेयर बाजार से इससे क्या फायदा होगा? शेयर बाजार में 11 करोड़ गरीब परिवार सीधे तौर पे मेंबर बन जाएगा, ताकि वो शेयर बाजार को उतार चढ़ाव से बचा सके। बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदा होगा? 11 करोड़ गरीब परिवारों को बैंकिंग सेक्टर में कार्य करने से बैंकों का डिपॉजिट एवं लोन का बिजनेस बढ़ेगा और बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कमी होगी, क्योंकि योजना के सदस्यों के रुपया 6 लाख का गारंटी फंड हमेशा के तौर पे बैंक में जमा रहेगा। मिलकत की खरीदी में काले धन का उपयोग रोकना। इस योजना के प्रावधान से कोई भी मिलकत की खरीदी को पंजीकृत करने के लिए मिलकत की कीमत की 10% राशि RGSY बॉन्ड के मार्फत से देनी होगी। ये बॉन्ड की रकम न्यूनतम ब्याज के साथ मिलकत बेचने वाले को मिलेगी। मिलकत खरीदने वाले को इस बॉन्ड की रकम का स्रोत बताने से माफी मिलेगी। सरकारी सब्सिडी तथा बजट घाटा में कमी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को तर्कसंगत बना के अनाज की सब्सिडी में कमी होगी, क्योंकि हर एक गरीब परिवार को मासिक 5,000 रुपये की अतिरिक्त आवक मिलेगी। संपूर्ण बीमा कवच से सरकार को जो खर्च कुदरती विपदा, कृषि लोन माफी, बैंकों के NPA के कारण बैंकों को सरकार की पूंजी देना होगा, वो नहीं देना पड़ेगा। कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का प्रश्न भी इस योजना से सुलझ सकेगा, क्योंकि इस योजना में ये दोनों इलाके के लोग भी मेंबर होंगे, क्योंकि POK में भी आज भारत के मेंबर है ऐसा कहा जाता है। तो यदि ये योजना होगी तो इसका लाभ इनके सिटीजन्स को भी मिलेगा और इसमें शांति बनाए की शर्त रखी जाएगी। इस तरह कश्मीर हमेशा के लिए सुख समृद्धि से आगे बढ़ेगा। आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण समझ आ गई होगी। आपको यह बताना जरूरी है कि यह योजना का उद्देश्य 2011-2012 में संपूर्ण विवरण के साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह वगैरह को दिया गया था और इस योजना का नाम राहुल गांधी के साथ भी जोड़ा गया था। फिर भी इन्होंने इसके बारे में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं किया। इसके बाद 2013 में नरेंद्र मोदी के सामने मणिनगर में मैंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, जो श्री अखिलेश यादव को भी यही योजना का पूरा विवरण दिया था और नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनाव में मैं हिस्सा लिया था उसमें मेरी चुनावी पत्रिका में भी यह प्रोजेक्ट का पूरा विवरण दिया गया था। मैंने अखिलेश यादव के सामने भी प्रस्तुत किया और उनके और नेताओं के सामने भी प्रस्तुत किया, परंतु उनकी तरफ से इस योजना के बारे में कोई कार्य नहीं किया गया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी यह प्रोजेक्ट दिया गया था, क्योंकि मैंने साबरमती से बहुजन समाज पार्टी की टिकट से असेंबली में हिस्सा लिया था। सबको पहले ही बताया गया है
कि श्री थावरचंद गहलोत जी और नरेंद्र मोदी जी को राजकोट में इस योजना का विवरण बताया था और यह योजना कैबिनेट के सामने आज भी प्रस्तुत है। और इस योजना के लिए हमने हजारों पत्रिकाओं और मेमोरेंडम पीएमओ, नीति आयोग और प्रेसिडेंट को भेजी थी। इस दरमियान हजारों भारतीय नागरिकों ने पीएमओ, नीति आयोग और प्रेसिडेंट को इस योजना का मेमोरेंडम और आवेदन पत्र मार्फत भेजा था। और यह तो विदित है कि कोई भी पत्र सरकारी संस्था में जाता है तो उस पर विस्तृत चर्चा होती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट तुरंत लागू होने की संभावना है और इसके लिए अन्ना हजारे जी ने भी पूरा समर्थन दिया था और बड़ौदा में रैली मार्फत यह लोगों के समक्ष बात रखी गई थी। और यदि यह प्रोजेक्ट ना हुआ तो अभी भी अन्ना हजारे जीवित है और बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। RGSY फंड श्री जगदीप मर्चेंट का एक प्रयास।